हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं सोनू गौर और आज हम करेंगे हमारी सीरीज की 6th वीडियो, जिसमें हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को कवर करेंगे। ये चैप्टर समकालीन विश्व राजनीति का 6th चैप्टर है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है क्लास 12 की, जिसमें हम दोनों बुक समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत की राजनीति, दोनों बुक्स के सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। वो क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उसी सीरीज में ये हमारी अगली वीडियो है। आज इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े प्रमुख वैश्विक मुद्दे क्या हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हमें पर्यावरण से जुड़े वैश्विक मुद्दों को बताना है। पहला है ओजोन परत का क्षरण। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम होना, जिससे पृथ्वी पर हानिकारक पराबैंगनी किरणें पहुंचती हैं और स्वास्थ्य को खतरा होता है। ये हमारा पहला वैश्विक मुद्दा है। दूसरा है जैव विविधता की हानि। दुनिया भर में लाखों प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ता है। तीसरा, समुद्री प्रदूषण। महासागरों में प्लास्टिक, तेल और अन्य अपशिष्ट जमा होने से समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों को खतरा होता है। चौथा, ताप वृद्धि या जलवायु परिवर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ता है, जिससे मौसम का मिजाज बदलता है और समुद्र स्तर बढ़ता है। ठीक है, तो ये पर्यावरण पद वो है खतरे हैं, ठीक है, जो वैश्विक स्तर के हैं। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े वैश्विक मुद्दे कौन से हैं। तो ये वैश्विक मुद्दे हैं ओजोन परत का ह्रास, जैव विविधता की हानि, समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण से संबंधित चिंता के उदय का क्या कारण है। ठीक है, अब जो पर्यावरण से संबंधित चिंताएं हो रही हैं विश्व स्तर पर, ठीक है, तो वो उसके कारण क्या है। तो पहला है तेज औद्योगिक विकास और जनसंख्या वृद्धि। द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीव्र औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ और पर्यावरण को क्षति पहुंची। जनसंख्या वृद्धि ने भी संसाधनों का दबाव बढ़ाया है। ठीक है, दूसरा है विकसित देशों का प्रदूषण। उत्तरी गोलार्ध में विकसित देशों ने अपनी औद्योगिक जरूरतों के लिए सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया, जिससे ओजोन परत का क्षरण और वैश्विक ताप वृद्धि जैसी समस्याएं बढ़ी। वैश्विक ताप वृद्धि यानी जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तीसरा कारण है पर्यावरण आंदोलन। तो 1960 के दशक के बाद दुनिया भर में विभिन्न हिस्सों के में पर्यावरण आंदोलन का उदय हुआ, जिसने सरकारों और आम जनता का ध्यान प्रकृति के विनाश की ओर आकर्षित किया। जैसे उदाहरण देखें तो भारत में चिपको आंदोलन। ठीक है, तो ये दो तीन कारण रहे हैं जिससे कि पर्यावरण संबंधित चिंताओं का उदय हुआ है, ठीक है, विश्व स्तर पर। तीसरा क्वेश्चन है साझी संपदा। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से आपका क्या अभिप्राय है। इसके ऋण को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो साझी संपदा का अभिप्राय, इसका अर्थ उन संसाधनों से है जिन पर किसी एक व्यक्ति या एक समूह का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इन संसाधनों का उपयोग और रखरखाव सामूहिक जिम्मेदारी के तहत किया जाता है, जैसे कि गांव का चारागाह, साझा कुआं, नदी, सामुदायिक वन। ठीक है, तो ये सारी साझी संपदा के अंदर आते हैं। कुछ वैश्विक साझी संपदा की बात करें तो जैसे अंटार्कटिका है, ठीक है, बाहरी अंतरिक्ष हो गया, पृथ्वी का वायुमंडल हो गया, ठीक है, और समुद्री तल। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वैश्विक संपदा हैं। ठीक है, साझी संपदा जो इसका कोई भी यूज़ कर सकता है। अब है क्षीण होने से रोकने के उपाय। ठीक है, तो पहला है सामूहिक सहयोग और संस्थाएं। समुदायों द्वारा ऐसे नियम और संस्थाएं बनाना जो संसाधन के उपयोग की दर को नियंत्रित करे। ठीक है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते। वैश्विक साझी संपदा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां जैसे समझौते और लागू करना, जैसे अंटार्कटिका संधि जो है, ठीक है, कि अंटार्कटिका पे कोई भी देश अपने शोध केंद्र स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो उस तरह के समझौते और संधियां करना। उत्सर्जन पर नियंत्रण, खासकर विकसित देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कड़े कदम उठाना। ठीक है, तो ये दो तीन उपाय हो जाते हैं उसको क्षीण होने से बचाने के लिए। किसको? साझी संपदा को। साझी संपदा हमने पढ़ लिया, ठीक है, जिस पर एक व्यक्ति या समूह का अधिकार नहीं होता बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। चौथा क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध या और दक्षिणी गोलार्ध के बीच पर्यावरण को लेकर क्या अंतर है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है विकसित देश और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब है विकासशील देश। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अधिकतर देश विकसित हैं
और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध जो है वहाँ के जो देश हैं वो विकासशील देशों में आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हमें पर्यावरण को लेकर अंतर बताने हैं। तो पहला है प्रदूषण की जिम्मेदारी। ठीक है, इस आधार पर हम अगर अंतर करें तो उत्तरी गोलार्ध के देश, विकसित देश में स्वयं को हरित एवं स्वच्छ बनाए रखने पर जोर दिया है। उनका तर्क है कि पर्यावरण की सुरक्षा सबकी साझी जिम्मेदारी है। ठीक है, वहीं जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं वो क्या कहते हैं, वो पर्यावरण संरक्षण की ऐतिहासिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से विकसित देशों पर डालते हैं। ठीक है, दूसरा है संसाधन प्रबंधन। तो विकसित देश जो है वो अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग को अपना अधिकार मानते हैं। वहीं जो विकासशील देश हैं उनका तर्क है कि विकासशील देशों को विकास के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उत्सर्जन की कटौती। ठीक है, तो विकासशील देशों पर भी समान रूप से उत्सर्जन कटौती का दबाव बनाते हैं विकसित देश। वहीं जो विकासशील देश हैं उनका मानना है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का अधिक बोझ विकसित देशों को उठाना चाहिए। जैसे कि साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी, मतलब साझी जिम्मेदारी होनी चाहिए सभी को, लेकिन विकसित देश और विकासशील देशों की जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, पर्यावरण को लेकर मुख्य मांग क्या है, तो विकसित देश कहते हैं कि सभी के लिए एक समान नियम लागू होने चाहिए। वहीं जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की मांग करते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि आपके पास जो पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी है उसका हस्ताक्षरण हमें दीजिए ताकि हम भी अपना विकास कर सकें जिससे कम प्राकृतिक हास हो। ठीक है, तो ये अंतर है उत्तरी गोलार्ध के देश जो कि विकसित देश हैं और दक्षिणी गोलार्ध के देश जो विकासशील देश हैं पर्यावरण को लेकर। ठीक है, अब है पांचवा क्वेश्चन, साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी। अभी जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा, साझी और अलग अलग जिम्मेदारी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CBDR के सिद्धांत को समझाइए। अब ये क्या सिद्धांत है, तो इसका अर्थ हम देखते हैं। तो यह सिद्धांत कहता है कि पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी साझी कॉमन है क्योंकि सभी देश वायुमंडल जल आदि का साझा करते हैं, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी अलग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक उत्तरदायित्व है। पहला, विकसित देश ने औद्योगिक क्रांति के बाद से अधिक प्रदूषण किया और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया, लेकिन उनकी जिम्मेदारी, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए। और दूसरा है विकास की जरूरत। तो विकासशील देशों को अभी भी तेज आर्थिक विकास की जरूरत है, इसीलिए उन्हें उत्सर्जन को कम करने के लिए कम कड़े प्रतिबंधों का सामना करना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अर्थ ये है कि जो पहले जिम्मेदारी तो साझी होनी चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी देशों की, लेकिन उन साझी जिम्मेदारी के अंदर दायित्व दोनों का अलग अलग होना चाहिए। विकसित देशों के लिए दायित्व अलग होना चाहिए और विकासशील देशों के लिए अलग होना चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो इतिहास में जो विकसित देश हैं वो उन्होंने संसाधनों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया था और उन्हीं के संसाधनों के दुरुपयोग से आज हम प्राकृतिक प्रॉब्लम्स देखते हैं। जबकि अभी जो विकासशील देश हैं वो जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं उनको प्रयोग किए जाने चाहिए, परंतु कुछ नियम, उन पर प्रतिबंध कम होने चाहिए। ठीक है, तो ये है साझी पर अलग अलग जिम्मेदारियां। ठीक है, कानूनी अधिकार। तो इस सिद्धांत को 1992 में रियो घोषणा पत्र और क्योटो प्रोटोकॉल के औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये सिद्धांत इसी में दिया गया था, रियो घोषणा पत्र में और क्योटो प्रोटोकॉल में इन्हें स्वीकार किया गया था इस सिद्धांत को। अब संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए हैं, उनके नहीं 4 का उल्लेख हमें करना है। पहला है 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, रियो अर्थ समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित यह पर्यावरण और विकास पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। इसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया जो टिकाऊ विकास के लिए कार्यों की सूची है। वहीं 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसके तहत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जिससे जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, तो ये एक तीसरा कदम था। चौथा कदम था वो 2015 का पेरिस समझौता। यह जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। ठीक है, तो ये 4 कदम थे जो यूएनओ ने उठाए पर्यावरण सुरक्षा के लिए। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1992 का रियो सम्मेलन, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल और यूएनएफसीसीसी, ठीक है, और 2015 का पेरिस समझौता। 7वां क्वेश्चन है, भारत की पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख मांगे या चिंताएं क्या रही हैं। ठीक है, ये देखते हैं। तो पहला है उत्सर्जन कटौती की छूट। भारत का मानना है कि विकासशील देशों को उत्सर्जन कटौती की जिम्मेदारी उठाने की छूट मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास है। ठीक है, तो पहला तो ये हुई है मांग है। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी। भारत विकसित देशों से सस्ती दरों पर पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी जैसे सौर ऊर्जा तकनीक के हस्तांतरण की मांग करता रहा है। तीसरा है जीवाश्म ईंधन का उपयोग। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अभी भी कोयले पर निर्भर है। वह तर्क देता है कि जब तक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत विकसित नहीं होते तब तक जीवाश्म ईंधन का उपयोग जारी रखना विकास के अधिकार के तहत आता है। ठीक है, चौथा कहता है पर्यावरण कानूनों का कठोर क्रियान्वयन। तो भारत में पर्यावरण कानूनों और नीतियों के निर्माण पर जोर है जिनमें स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति, वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन शामिल है। ठीक है, तो ये 3-4 कारण हैं। ठीक है, और मांगे हम कह सकते हैं कि भारत पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी मांगे उठाता रहा है विश्व स्तर पर। 8वां क्वेश्चन है, भारत ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए हैं और यह पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कदम कौन कौन से उठाए। पहला है गैर जीवाश्म ऊर्जा को बढ़ाना। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर भारी निवेश। ठीक है, एलईडी बल्ब का प्रयोग, उजाला योजना के माध्यम से ऊर्जा कुशल एलईडी बल्बों के उपयोग को बढ़ावा देना। ईंधन दक्षता, वाहनों के लिए भारत स्टेज बीएस उत्सर्जन मानकों को लागू करना जैसे BS6। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सोर्स गठबंधन। ठीक है, तो ISA इंटरनेशनल सौर अलायंस। ठीक है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। भारत ने 2015 में ISA की स्थापना में नेतृत्व किया जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। पर्यावरण के लिए महत्व, ये कदम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करते हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन घटता है जो वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के लिए, स्थानीय वायु प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भारत ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये कदम उठाए हैं, साथ ही पर्यावरण के लिए इसका महत्व ये है। ये हमने जो नीचे पढ़ा अभी। 9वां क्वेश्चन है, दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है, इसका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। असमान वितरण के कारण, तो भौगोलिक और भूवैज्ञानिक कारक। पहला, पृथ्वी की संरचना के कारण कुछ क्षेत्रों में तेल, कोयला और खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जैसे मध्य पूर्व में तेल जो मिलता है हमें वो। दूसरा, औपनिवेशिक शोषण। ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक शक्तियों ने संसाधन समृद्ध क्षेत्रों का अंधाधुंध शोषण किया जिससे वितरण और लाभ में असमानताएं बढ़ी हैं। ठीक है, और अब है विश्व राजनीति पर प्रभाव। तो विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो संसाधन युद्ध, तेल और जल जैसे दुर्लभ संसाधनों पर कब्जा करने के लिए देशों के बीच संघर्ष और युद्ध की संभावनाएं बढ़ी हैं। निर्भरता और प्रभुत्व, संसाधन समृद्ध देश जैसे तेल निर्यातक देश विश्व राजनीति में अधिक शक्ति और प्रभुत्व रखते हैं जबकि संसाधन विहीन देश उन पर निर्भर रहते हैं। तीसरा है आर्थिक असमानता। प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण देशों के बीच आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है और विकासशील देशों को कमजोर करता है। ठीक है, तो ये विश्व राजनीति पर प्रभाव हो गए और असमान वितरण के कारण हो गए। ठीक है, ये हमने देख लिया। 10वां क्वेश्चन है, मूलवासी कौन है, उनके अधिकारों को लेकर क्या चिंताएं हैं। मूलवासी कौन होते हैं, तो वह लोग जो किसी क्षेत्र में लंबे समय से वर्तमान निवासियों के आने से पहले से रहते हुए आए हैं।
वो उन्हें हम मूल निवासी कहते हैं। वे अपनी पारंपरिक संस्कृति, जीवन शैली और प्राकृतिक पर्यावरण से गहराई से जुड़े होते हैं। भारत में इन्हें आदिवासी या जनजातीय समूह कहा जाता है। ठीक है। उनके अधिकारों को लेकर चिंताएं, तो भूमि से बेदखली। उन्हें अक्सर विकास परियोजनाएं जैसे बांध खनन के नाम पर उनकी पारंपरिक भूमि और वनों से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। दूसरा, सांस्कृतिक नुकसान। आधुनिक समाज के दबाव में उनकी विशिष्ट पहचान और संस्कृति के लुप्त होने का खतरा है। वन साधनों पर अधिकार। सरकार द्वारा वनों पर नियंत्रण करने के कारण उनके वन उत्पादन और आजीविका के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विशिष्ट अधिकारों, स्वयं शासन, अपनी भूमि पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3-4 पॉइंट हो जाते हैं कि मूल निवासियों को लेकर क्या चिंताएं हैं। ठीक है, उनके अधिकारों को लेकर, और मूल निवासी होते कौन है ये हमने देखा 10वें क्वेश्चन में। 11वां है, वैश्विक राजनीति में जल एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? जल को लेकर विवाद के किन्हीं 2 उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो जल के महत्व। पहला, तो अत्यंत दुर्लभ। पीने योग्य और मीठा जल पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जबकि इसकी मांग लगातार बढ़ती रही है। जीवन का आधार। कृषि, उद्योग और मानव जीवन के लिए अभी अपरिहार्य है जल। ठीक है। सीमा पार बहाव। तो बड़ी नदियां अक्सर कई देशों से होकर गुजरती हैं, जिससे जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। और जल विवाद के कोई 2 उदाहरण हम देखें तो पहला है भारत और पाकिस्तान की सिंधु जल संधि। सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद रहा है शुरू से। हालांकि 1960 में सिंधु जल संधि ने इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया है। दूसरा है मध्य पूर्व का जल विवाद। जॉर्डन नदी और डजला फरात। ठीक है, ये 2 नदियां हैं। जॉर्डन नदी और डजला फरात नदियों के जल को बंटवारे को लेकर तुर्की, सीरिया, इराक, इजराइल और जॉर्डन जैसे देशों के बीच तनाव रहता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 जल विवाद हो गए। और जल का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है प्राकृतिक संसाधन के रूप में, वो हमने देख लिया। अब 12वां क्वेश्चन, संसाधनों की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक ऑफ रिसोर्सेज क्या है? यह विश्व राजनीति को कैसे प्रभावित करता है? ठीक है, तो संसाधनों की भू राजनीति को हम देखते हैं। तो इसका अर्थ होता है यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, खनिज, जल और वैश्विक शक्ति संघर्ष के बीच संबंध का अध्ययन है। ठीक है, तो संसाधनों की भू राजनीति को हम देखें तो क्या है ये? तो ये प्राकृतिक संसाधनों और वैश्विक शक्ति संघर्ष जो है, उन दोनों के बीच में जो संबंध का अध्ययन है उसे हम भू राजनीति कहते हैं, संसाधनों की। इसमें यह देखा जाता है कि देश अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने और दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। ठीक है, अब ये जो विश्व राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारी संसाधन भू राजनीति है, इसका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला है सैन्य संघर्षों का कारण। संसाधन समृद्ध क्षेत्र अक्सर सैन्य संघर्षों और हस्तक्षेप का केंद्र बनते हैं, जैसे कि इराक में तेल है। दूसरा, आर्थिक हथियार। देश संसाधन, विशेष रूप से तेल का उपयोग आर्थिक हथियार के रूप में करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए ओपेक द्वारा तेल की कीमतों का नियंत्रण। ठीक है, ओपेक क्या है? तो ओपेक जो इराक के देश हैं उनका एक संगठन है जहां से तेल निकलता है। ठीक है, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण। समुद्री संसाधनों जैसे मत्स्य और तेल और व्यापार मार्गों जैसे स्वेज नहर पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती रही है। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है भू राजनीति का। ठीक है, संसाधनों को लेकर। ठीक है, सैन्य संघर्ष होते हैं इसके कारण। ठीक है, आर्थिक हथियार के रूप में कई देश इसको यूज़ करते हैं और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, बाकी के चैप्टर, जो अगला हमारा आखिरी चैप्टर है वैश्वीकरण, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं।